5 जून 2023 बरेली का शाही गांव। दोपहर को एक महिला रोज की तरह अपने खेत में काम करने के लिए घर से निकलती है। शाम तक भी जब घर नहीं पहुंचती तो घर वालों को थोड़ी चिंता होने लग जाती है और परिवार के लोग जब खेत में जाकर देखते हैं तो उस महिला की लाश खेत में पड़ी हुई मिलती है। उस औरत के गले पर उसकी ही साड़ी के पल्लू से गले में गांठ बांधकर मार दिया गया था। परिवार वाले पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन पुलिस ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाती। लेकिन 1 महीने के बाद फिर से शाही गांव में एक महिला को इसी तरीके से मार दिया जाता है और जैसे जैसे समय बीतता है इन हत्याओं का सिलसिला बढ़ने लगता है और अगले 1 साल के अंदर इसी तरीके से 9 औरतों की मौत हो जाती है। इस किलर का खौफ आप इस बात से लगा सकते हैं कि बरेली के 90 गांव की महिलाएं शाम को अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर देती हैं और जो भी महिला काम पर जाती तो अपने साथ में हथियार लेकर ही घर से निकलती थी। ये किलिंग्स इशारा कर रही थी कि इसके पीछे किसी साइको किलर का ही हाथ है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन किसी साउथ की सस्पेंस मूवी से बिल्कुल भी कम नहीं है। 6 अगस्त 2024 को पुलिस अपने मुखबिरों की मदद से कुछ स्केचेस जारी करती है। स्केच सर्कुलेट होने के बाद 3 दिन के अंदर ही पुलिस सीरियल किलर कुलदीप गंगवार को पकड़ लेती है और पुलिस इस केस से जुड़े जो खुलासे करती है उससे ना सिर्फ बरेली बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश हैरान हो जाता है। घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। All the victims were in the age group of 45 to 65. The police said he expressed no remorse and during the investigation he referred to the victims as shikar. This is the story of a serial killer in Bareilly, Uttar Pradesh. और जो भी महिला ने साड़ी या सूट जो पहना हुआ है या तो चुन्नी से या साड़ी के पल्लू से गर्दन के अराउंड बाईं तरफ बहुत तेजी से नॉट मारते हुए ये सारी हत्याओं में एक कॉमन फैक्टर निकल गया है। ये केस बरेली पुलिस के लिए शायद अब तक के सबसे चैलेंजिंग केसेस में से एक है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो के एंड में आपको इस केस पर मैं अपनी एक थ्योरी दूंगा, क्योंकि जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ों का पता लगा जिससे मुझे इस केस में पुलिस की कुछ बातों पर भी शक हुआ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो मेरा ओपिनियन है क्या वो सही है या नहीं ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी जरूर करें। सो विदाउट एनी डिले आज की स्टोरी को करते हैं स्टार्ट। 5 जून 2023 को पहला मर्डर होने के सिर्फ 10-15 दिन बाद ही 19 जून को शाही गांव में ही एक और महिला का बिल्कुल सेम तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो औरत के गले को उसी के दुपट्टे से गले पर बाईं ओर गांठ बांधकर मार दिया गया था। पुलिस हैरत में पड़ जाती है क्योंकि इस छोटे से गांव में आज से पहले ऐसी किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। पुलिस हत्यारे का पता लगाने के लिए अपने काम में जुट जाती है। पुलिस गांव में लोगों से बातचीत करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी अहम सुराग हाथ में नहीं लगता। पुलिस आगे कुछ करती तभी अगस्त 2023 में शाही गांव के पास एक दूसरे गांव शीशगढ़ में एक और महिला गन्ने के खेत में इसी तरीके से मरी हुई मिलती है और एक के बाद एक सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर दिसंबर 2023 तक कुल 6 महिलाओं की मौत सेम पैटर्न में होती है। अब बरेली पुलिस इन सभी हत्याओं के डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करती है और पुलिस कुछ पॉइंट्स पर गौर करती है। पहला ये कि जो भी इन महिलाओं को मारने वाला किलर है वो अपना निशाना सिर्फ 45 से 65 साल की महिलाओं को ही बनाता है। सेकंड ये कि इन सभी महिलाओं को दोपहर में जब वो खेत में काम करके लौट रही होती या काम कर रही होती तभी मारा जाता था। तीसरी बात ये कि सभी महिलाओं को मारने का जो पैटर्न था वो बिल्कुल सेम था। किसी भी औरत को मारने में कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ था। औरतों को या तो साड़ी के पल्लू से या उनके दुपट्टे से गले में बाईं ओर गांठ बांधकर मारा गया था। चौथी बात जिस पर पुलिस गौर करती है कि इन सभी महिलाओं की मौत 3 गांव शाही, शीशगढ़ और फतेहगंज में हुई थी और ये तीनों गांव 25 किलोमीटर के दायरे में थे। और ये सीरियल किलर महिलाओं को मारने के बाद उनके पास से उनकी बिंदी, लिपस्टिक, ब्लाउज जैसी चीजें भी साथ में ले जाता था, जैसे कि अक्सर सीरियल किलर करते हैं। यहाँ से पुलिस ये समझ जाती है कि हो ना हो सीरियल किलर 25 किलोमीटर के रेडियस में ही कहीं रहता है। इस सीरियल किलर का खौफ
धीरे धीरे गांव के लोगों में इतना बढ़ जाता है कि बरेली के 90 गांव की महिलाएं शाम को घर से बाहर निकलना ही बंद कर देती हैं। जो महिलाएं काम पर जाती वो अपने साथ में हथियार लेकर ही घर से निकलती थी। अब पुलिस पर दबाव और बढ़ने लगता है, क्योंकि बीते 6 महीनों में पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस को कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। अब बरेली पुलिस इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाती है, जिसका नाम दिया जाता है ऑपरेशन तलाश। इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए बरेली पुलिस की 22 स्पेशल टीम बनाई जाती हैं। यहाँ तक कि बरेली पुलिस महाराष्ट्र में जाकर स्पेशल ट्रेनिंग भी लेती है, जिससे कि इस केस में सीरियल किलर को पकड़ने के लिए मदद मिल सके। और सीरियल किलर के माइंडसेट को समझने के लिए साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स की भी सलाह ली जाती है। यहाँ पुलिस के लिए प्रॉब्लम ये भी थी कि गांव के इलाकों में शहर जितने सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं थे, जिससे कि पुलिस की मदद हो सके। पुलिस इन तीनों गांवों में 600 से ज़्यादा नए सीसीटीवी कैमरे लगवाती है और काफ़ी सारे हिडन कैमरे अलग अलग लोकेशंस पर लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म तक में हिडन कैमरे इंस्टॉल किए जाते हैं, जिससे कि बारीक से बारीक चीज पर नजर रखी जा सके। बरेली पुलिस की लेडी ऑफिसर्स कई महीनों तक इन गांवों में मजदूर बनकर खेतों में काम करती हैं, ताकि कैसे भी करके इस सीरियल किलर को पकड़ा जा सके। 1.5 लाख से भी ज्यादा मोबाइल नंबर्स की ट्रेसिंग की जाती है, 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाती है। लेकिन किलर इतना शातिर था कि वो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता। कुलदीप गंगवार, जो कि इस केस में अक्यूज्ड सीरियल किलर बताया जा रहा है, वो ना ही कोई मोबाइल का इस्तेमाल करता था और ना ही उसके पास में कोई गाड़ी वगैरह थी। ये पैदल ही हर जगह घूमा करता था, जिससे पुलिस को इसे पकड़ने में काफी दिक्कत आ रही थी। खैर, दिसंबर 2023 के बाद से किसी भी गांव में किसी महिला की हत्या नहीं होती। सीरियल किलर अचानक से बिल्कुल शांत हो जाता है और पुलिस वालों के लिए ये एक नई मुसीबत बन जाती है और पुलिस समझ नहीं पाती कि आखिरकार इस सीरियल किलर को पकड़ा जाए तो कैसे पकड़ा जाए। साल 2024 शुरू हो जाता है और पुलिस अभी भी अपने ऑपरेशन में लगी रहती है। पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार सीरियल किलर अपना नया शिकार क्यों नहीं बना रहा है। पुलिस को यह भी शक होता है कि शायद सीरियल किलर को पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता लग चुका है, जिस वजह से वो शांत हो चुका है। और पुलिस धीरे धीरे इन गाँवों में पुलिस व्हीकल की जगह नॉर्मल गाड़ी और सिविल ड्रेस में रहकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। 2 जुलाई 2024 पुलिस को खबर मिलती है कि 35 साल की एक महिला, जिसका नाम अनीता देवी है, उसकी हत्या किसी ने कर दी है। पुलिस जब वारदात की जगह पर पहुंचती है तो पुलिस को सेम पैटर्न नजर आता है। इस महिला के भी गले में उसके पल्लू से बाईं ओर गांठ बांधकर मारा गया था और पुलिस तुरंत समझ जाती है कि ये उसी सीरियल किलर का काम है, जिसकी तलाश पुलिस काफी समय से कर रही है। पुलिस अपने खबरियों को एक्टिवेट करती है और पता लगाने के लिए कहती है कि अगर कोई भी इंसान जिस पर उन्हें हल्का सा भी शक हो तो उसे तुरंत पुलिस को बताया जाए। पुलिस के खबरी आसपास के लोगों को टटोलकर जानकारी जुटाने में लग जाते हैं और 1 महीने बाद 5 अगस्त 2024 को पुलिस के हाथ इस केस से जुड़ी सबसे बड़ी टिप हाथ लगती है। शाही गांव के बाहर एक चाय की टपरी लगाने वाला आदमी पुलिस के खबरी को बताता है कि 1-2 दिन पहले एक पागल सा दिखने वाला आदमी जब चाय पी रहा था तो बातों बातों में कुछ बड़बड़ा रहा था कि जो औरतों की हत्याएं हो रही हैं वो बिल्कुल सही हो रही हैं और इन औरतों का यही हाल होना चाहिए। चाय वाले को इस आदमी की बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगता है और वो उससे कहता है कि पुलिस बहुत ही जल्दी उस आदमी को पकड़ लेगी जो ये सब कर रहा है। लेकिन वो कहता है कि जब इतने टाइम से पुलिस नहीं पकड़ पाई तो अब क्या ही पकड़ लेगी, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब ये बात पुलिस को पता लगती है तो पुलिस तुरंत उस चाय वाले से बात करती है और उससे उस आदमी का हुलिया बताने के लिए कहती है ताकि किलर का स्केच बनाया जा सके, और फिर दुकान वाले की मदद से स्केच बनवाया जाता है। 6 अगस्त 2024 को बरेली पुलिस 3 स्केच जारी करती है। अगर आप इन स्केचेस की डिटेल्स को ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट कुलदीप गंगवार की शक्ल से मिलता है और स्केच देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि बनाने वाले ने जैसे सामने बिठाकर किसी का स्केच बनाया हो। स्केच जारी करने के साथ साथ पुलिस 25,000 का इनाम भी जारी करती है। जैसे ही ये स्केच गांव के लोगों को दिखाया जाता है, गांव वाले बताते हैं कि ये शख्स कुलदीप गंगवार है, जिसका कोई एक ठिकाना नहीं है। ये एक गांव से दूसरे गांव में भटकता रहता है और ये दिमागी रूप से भी थोड़ा ठीक नहीं है। पुलिस अब कुलदीप को पकड़ने के लिए एक गांव से दूसरे गांव
उसकी तलाश में जुट जाती है और आखिरकार 9 अगस्त को एक रिश्तेदार के घर से कुलदीप को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब पुलिस कुलदीप के पास पुलिस यूनिफॉर्म में जाकर पूछताछ करती है तो वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जैसे ही पुलिस सादा कपड़ों में आकर उससे बातचीत करती है तो ये सारा सच पुलिस के सामने उगल देता है और पुलिस को उन सभी लोकेशंस पर लेकर जाता है जहां इसने उन औरतों का मर्डर किया था। पुलिस जब कुलदीप का बैकग्राउंड खंगालती है तो पुलिस को ऐसी चीजों का पता लगता है जिस वजह से कुलदीप औरतों से नफरत किया करता था। पुलिस को पता लगता है कि कुलदीप की 2 बहनें और मां की मौत के बाद कुलदीप का पिता दूसरी शादी करके रहने लग जाता है और जो उसकी सौतेली मां थी वो उसके साथ में बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी और उस औरत के कहने पर कुलदीप का पिता अक्सर उसकी पिटाई भी करता था। तब से ही कुलदीप को 45-50 साल की बड़ी उम्र की औरतों से मन ही मन नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है। साल 2024 में कुलदीप की शादी एक महिला से हो जाती है, लेकिन कुलदीप के एग्रेसिव बिहेवियर के चलते ये इसको छोड़कर किसी और से शादी कर लेती है, जिसके बाद से ही इसके मन में औरतों के प्रति काफी नफरत बढ़ जाती है। ये जैसे ही किसी महिला को खेत में काम करता हुआ देखता, इसके अंदर का शैतान जाग जाता। पहले ही उन महिलाओं से बातचीत करता और फिर उनसे सेक्सुअल होने की बात करता है। जब महिला इस बात का विरोध करती तो ये उनके साड़ी के पल्लू या दुपट्टे से उनका गला घोंटकर जान से मार देता था और निशानी के तौर पर उनका कुछ सामान अपने पास में रख लेता था और धीरे धीरे इसको इन कामों में काफी मजा आने लगा। लेकिन अपनी होशियारी दिखाने के चक्कर में ये पुलिस के हाथ में चढ़ जाता है। अब ये तो थी पुलिस की स्टोरी जो उन्होंने पब्लिक और मीडिया को बताई, लेकिन जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इस केस को लेकर मेरी एक पर्सनल थ्योरी है जो कि मैं अब आप लोगों के सामने रखता हूँ। मैं जब इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ों पर डाउट हुआ जिससे मुझे ये लगा कि शायद पुलिस सिर्फ इस केस को क्लोज करने के लिए कुलदीप गंगवार को इस केस में शामिल कर रही है। हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, पर फिर भी अपनी थ्योरी मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात ये कि इस आदमी को देखने से ही पता लग रहा है कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है, लेकिन पुलिस अपने किसी भी बयान में इसको पागल या मेंटली अनफिट नहीं बता रही है, शायद इसलिए कि उनका केस किसी भी तरीके से कमजोर ना पड़ सके। मानसिक रूप से भी बीमार है या फिर सिर्फ मानसिक रूप से बीमार नहीं कहेंगे, मानसिक रूप से बीमार नहीं है, वो फोकस्ड है। जिस भी चीज को करना चाहता है उसके जो घटनाएं इसके द्वारा हत्या की घटनाएं कारित की गई उनमें बहुत फोकस्ड रहा है और बहुत केयरफुल रहा है। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाने जा रहा हूँ जो कुलदीप के परिवार और उसके पड़ोसियों की है, जिससे आपको उसके बिहेवियर के बारे में पता लग सकेगा। हमारे सामने किसी को महिला पर 30-35 साल हमारी शादी के लिए हमारे को किसी ऊपर गलत नजर से ना देखती, वो तो पागल है। अब क्या देख सकते हैं? देखो इतना बड़ा बालक डांट दे तो तक वो बोलते ना डर के मारे, तो कैसे इतने तगड़ो हादसा कर दे। सही है, सीधा छोटा बच्चा डांट दे वो भी शांत हो जाता था, हम डांट देते तो शांत हो जाता था। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि गांव वाले बता रहे हैं कि ये आदमी अगर बच्चे उस पर चिल्ला भी देते हैं तो ये डर कर वहां से चला जाता है। अब एक ऐसे आदमी के लिए 9 महिलाओं का खून करना और 1 साल तक पुलिस की 22 स्पेशल टीम्स को चकमा देना, ये बात मुझे कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही है। दूसरी बात ये कि इस पूरे मामले में कुल 9 महिलाओं की मौत हुई थी और पुलिस के बयान के हिसाब से इसने 6 मर्डर की बात कबूल कर ली है। अगर 6 मर्डर कुलदीप ने किए हैं तो आखिर बाकी के 3 मर्डर किसने किए थे? और अगर कोई आदमी 6 मर्डर करने की बात कबूल कर सकता है तो क्या वो 9 मर्डर की बात कबूल नहीं कर सकता? अब इस वीडियो क्लिप में कुलदीप के हाव भाव को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि वो दिमागी रूप से बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी मेंटली फिट आदमी का बिहेवियर पुलिस और मीडिया के सामने इस तरह का तो कतई नहीं हो सकता। और जो स्केच पुलिस ने कुलदीप के रिलीज किए थे, अगर आप उनको गौर से देखेंगे तो इसमें जो चेक शर्ट्स की लाइन है वो भी स्केच में मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि जिसने भी स्केच बनाया है उसके पास में बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल थी, जबकि आमतौर पर इतना साफ स्केच बनाना मुमकिन ही नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा कि पुलिस झूठ बोल रही है। जब इतने साल पुलिस ने इस केस पर काम किया है तो ये लाजमी है कि उनकी ही बात सच हो, लेकिन जब किसी ऐसे इंसान को पकड़ा जाए जो ठीक से अपनी बात भी नहीं रख सकता तो उस केस में थोड़ा शक होना तो बनता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी निर्दोष को सिर्फ केस क्लोज करने के चक्कर में सजा ना दी जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
और आपकी क्या राय है इस पूरे केस को लेकर वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।